पहला बिजनेस क्या किया था, किस एज पे किया था, कितने रुपए बने? बहुत ही डीप क्वेश्चन ही कर दिया आपने पहला। 100 स्टोर्स विदाउट नोइंग कि क्या है। और मेरे एक पार्टनर ने मुझे बहुत जोर से कुनी मारी, तो तेरे को पता है हर 5 दिन में एक स्टोर खोलना पड़ेगा जो तू बोल रहा है। तो आज भी हाफ सी हूँ, खुश हूँ, कब से बोल पा रहा हूँ हाफ सी हूँ। वी आर डूइंग 1.5 मिलियन ट्रॉफीज अ मंथ राइट नाउ। कितना? 1.5 मिलियन, 15 लाख ट्रॉफीज मैंने की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हर जी। महीना। वाह, इतना बड़ा मार्केट है क्या ये? आपका H2O फ्रेमवर्क क्या है? मेरा H2O फ्रेमवर्क तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है। तो मैंने एक नियम बनाया, आज मैं शायद पहली बार कहीं ये बोलूंगा। कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट सीरीज चालू किया था, H2O, हेल्थ, हैप्पीनेस और ऑप्टिमिज्म। ये जो मेरा फ्रेमवर्क है जिसको मैं यूज़ करके अभी लाइफ अच्छी तरीके से जीने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अराउंड में मैंने पॉडकास्ट चालू किया था। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि एक और पॉडकास्ट आपके ऊपर डाल दूँ, नहीं। ऑब्जेक्टिव ये था कि जिन लोगों ने मेरे जीवन में कुछ इन्फ्लुएंस किया है, कुछ अच्छा किया है, जो मुझे इस H2O जर्नी में अच्छी तरीके से ले जाने में हेल्प कर रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ और आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ उनको, ताकि आप भी उनसे कुछ सीख सकें। एक और मेरा स्वार्थ है, ये स्वार्थ ये है कि देखिए हर वक्त उनसे बात हो नहीं पाती है, तो उनके साथ जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो बार बार सुन लेता हूँ, ताकि उनकी बातें और मेरे माइंड में रजिस्टर होती रहे और मैं बेटर इंसान बनता जाऊँ। तो पहला पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया था मेरे जो मेंटर है संदीप मल के साथ में, जो मुझे लाइफ में 360 डिग्री कैसे अच्छे तरीके से जीते हैं वो सिखा रहे हैं। और पिछले काफ़ी महीनों से लगे हैं मेरे पीछे कि कर कर कर, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनके लगने के कारण मेरे अंदर कुछ लगने लगा है। तो थैंक यू। अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा होगा तो संदीप मल के बारे में डेफिनेटली देखिएगा, लिंक दूंगा। आज एक और फ्रेंड बोल सकता हूँ मैं, मेंटोर बोल सकता हूँ, फिलोसोफर बोल सकता हूँ, गाइड बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकता हूँ, जो मेरे साथ काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं। और वो कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ आप हर तरह की बातें कर सकते हैं, दुख भी शेयर कर सकते हैं, सुख भी शेयर कर सकते हैं, और वो शायद आपको जज नहीं करेंगे, आपको अच्छा ही बताएंगे। तो एक मेरे मित्र हैं, उनको मैं लेके आया हूँ आज। तो आज इनसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनका भी, वो तो जानेंगे। प्लस ये जो मुझे सिखाते हैं वो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ इन्हीं के माध्यम से। ऑलराइट, सो वेलकम करते हैं इस H2O पॉडकास्ट में मेरे मित्र अल्केश अग्रवाल जी को। हेलो। थैंक यू विवेक, सो ग्रेट टू हैव मी हियर टुडे। थैंक यू अल्केश, हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बगल में बैठ के बातचीत करना और इधर उधर की बातचीत भी करना। एकदम सेम गोज विद मी। आपके साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता है, बात गुफ्तगू इधर उधर की सारी बातें, काम की बिना काम की। दोस्तों अल्केश है तो मित्र, बहुत सालों से मैं इनको जानता हूँ, बट कुछ लोग होते हैं ना जिनकी मित्रता में भी बहुत रेस्पेक्ट है। ऐसे मित्रों में भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, बट तूता बहुत चलती है ना दोस्तों में। और अल्केश के साथ में कभी वैसा मुझे नहीं लगता है कि हमने उस तरह के वार्तालाप ज़्यादा किए होंगे जहाँ पर मैं तूता करने लग गया आपके साथ में। नहीं, मुझे भी नहीं लगता है। बट फिर भी जो कनेक्ट है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। हम शायद आपने कहा ना, अच्छी हो, दुख हो, सुख हो, आपस की डिस्कशन हो, वो हम शेयर कर सकते हैं, और इसी मुस्कुराहट के साथ हम एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट करते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। तो लाइफ में ना अल्केश टाइप के लोग आपके होने चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि फैमिली तो है ही और फ्रेंड्स तो है ही, बट अल्केश थोड़े फ्रेंड्स के ऊपर में पद्धति है इनकी कि ये एक्चुअल में गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बिजनेस में या निजी जीवन में भी। तो अल्केश, पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वाई यू हैव सो मच ऑफ डेप्थ इनसाइड यू? आपके अंदर में इतनी गहराई क्यों है? कहीं ना कहीं आपका निजी जीवन में आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होंगे जो शायद आपको जो आप हैं बनाने में उनका रोल रहा होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ एंड देन वी गो इनटू यू डीपली। बहुत ही डीप क्वेश्चन ही कर दिया आपने पहला। सो सबसे पहले तो अगर सच आंसर दूँ ना, तो मुझे भी पता नहीं कि ये डेप्थ कहाँ से आती है और क्यों है, और या है कि भी नहीं, क्योंकि आप जैसे दोस्त महसूस कर पाते हैं और तभी बात करते हैं। सो आई मस्ट से आई एम लकी दैट वे। कहीं ना कहीं मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कहीं बहुत बड़ा कोई MBA कॉलेजेस में गए या ऐसी जगह पढ़ी या IITs में था। तो डेफिनेटली वॉट एवर आई नो, वो सारे आउटकम मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंसेस के कारण है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, लोगों से मिलने का एक्सपीरियंसेस, उनके बारे में जानने का एक्सपीरियंसेस, और कहीं ना कहीं उनकी गलतियां और उनकी अच्छाइयों से सीखने का एक्सपीरियंसेस। और बहुत अर्ली लाइफ में मुझे कुछ ऐसे जर्क्स लगे जहाँ
उन्होंने मुझे ओपन कर दिया, उन जग्स ने मुझे ओपन कर दिया जहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करने लगा। और मेरे लिए वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था लाइफ का। और मुझे लगता है, बोलते हैं ना कि आप बचपन में स्पोर्ट्स खिलाइए तो बच्चा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, या बचपन में आप ये कराइए तो आपका माइंड ज़्यादा ले पाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्ली ऑन जो चैलेंज थे लाइफ के बहुत बड़े, आई लॉस्ट माई फादर, आई लॉस्ट माई मदर, I lost my more family members, I lost my sister. So they're back-to-back events that we saw during my childhood. So on one side, I should regret, but yes, definitely they were not in our control. But कहीं ना कहीं वो सारे events, हर challenge एक layer of resilience add करता चला गया, और life के लिए एक अलग meaning add करता चला गया। और वो मुझे लगता है ना, वही आज उस डेप्थ का या उस अंडरस्टैंडिंग का कारण है कि मैं ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जब आप खुद कुछ चैलेंज जिए हुए रहते हैं, खुद आप टफ टाइम से निकले हुए रहते हैं, और उस टाइम आप एक माइंडसेट से निकले हुए होते हैं, राइट? कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपके पास भी मेंटोर होते हैं, कुछ मेंटोर जो बहुत स्पेसिफिकली आपको समझ में आता है मेंटोर है, आपको डायरेक्टली गाइड कर देते हैं। कुछ आपको साइलेंट तरीके से कुछ बोल जाते हैं बातों बातों में, और आपको बहुत दिनों बाद या महीनों या सालों बाद रियलाइज होता है कि वो कितनी डीप बात थी जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर गई। तो आई थिंक वो सारे एक्सपीरियंसेस कल्मिनेटेड टुगेदर मेक्स मी अ पर्सन हु आई एम टुडे। तो थोड़ा मैं उस फेज ऑफ योर लाइफ में पूछना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी, बिकॉज हमने कभी उस पर बहुत डीपली बात नहीं की। आई लूजिंग योर पेरेंट्स अर्ली एंड देन योर ओन सिस्टर। Like we were in joint family. My first cousin, but she was like own sister. तो आपकी उम्र क्या थी उस समय? देखिए, मेरा जो ये इंसिडेंट्स फेजेस में हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम जो फादर का इंसिडेंट्स था वो आई वाज इन क्लास 7। So I was giving actually 6 के फाइनल एग्जाम्स थे, और उसके बाद जस्ट जो 6 के 7 के एकदम स्टार्टिंग पीरियड था जहाँ पर ये केस हुआ। और उसकी भी एक अलग स्टोरी है जो कि बहुत पेनफुल था, क्योंकि और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब फादर का जब केस हुआ, उसके फॉलो थ्रू में मॉम वेंट इनटू डिप्रेशन। क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत मतलब ऐसा जॉब था जो वो ले नहीं पा रही थी, और वो फॉलो थ्रू में 1.5-2 साल 3 साल मॉम ने बहुत सफ़र किया, और फिर शी लॉस्ट हर लाइफ टू ब्रेन ट्यूमर। ओह माय गॉड। तो आपकी पढ़ाई कैसी थी वो उस फेज़ में? बिकॉज जनरली उस फेज़, वो ऐसा फेज़ जब घर पे चल रहा होता है तो you are not able to concentrate. So 7, 8, 9, how was your education? So education was more of a mandate. जैसे आपको खाना ही होता है ना, तो उस पीरियड का मेरा एजुकेशन कुछ वैसा ही था। So रियल एजुकेशन मेरा चल रहा था, लाइफ का एजुकेशन उस टाइम पे, अगर हम सही बोलेंगे, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। सो आई डू नॉट हैव रिग्रेट्स। कई बार मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं, यार तुम्हारे से जैसे आज हम बात कर रहे हैं, तो कभी वो रिग्रेट कभी नहीं दिखाई दिया, या कभी सुनाई नहीं दिया कि तुम्हारे साथ ये हुआ। तो मेरे को लग रहा है इसी फेज में एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे पास आई थी कि एजुकेशन मैं जैसे तैसे कर पा रहा था, मार्क्स स्कोर करके जो पास होने की है या फर्स्ट डिवीजन लाने की है, जो एक होता है ना कि आपको जो 60% लाने हैं और आप ला के आप आगे बढ़ सकते हैं। बट मेरी जो लाइफ थी ना, क्लास 8 के बाद से, क्लास 8 से लेके आज तक मैंने कभी भी मेरे फैमिली से कुछ भी नहीं लिया इन टर्म्स ऑफ मनी। सो whether it be my education or all the expenses, so it was out of my hustle. So multiple hustles मैंने किए, एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे चांसेस भी मिलते चले गए, एक के बाद एक डोर खुलते चले गए, और वहाँ पर बहुत सारी लर्निंग हो रही थी। तो एजुकेशन, येस आई डिड एजुकेशन। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सीए करने की कोशिश कर रहा था, हाफ सीए हूँ आजकल, तो हाफ सीए इज अ ग्रेट टैग, इट्स अ क्वालिफिकेशन। या इट्स अ क्वालिफिकेशन। सो हाफ सीए था, बट अगेन जब सीए की तैयारी चल रही थी तभी आई लॉस्ट माई मॉम एक्चुअली। सो उसके बाद जब सीए छूटा और कहीं ना कहीं बिजनेस अच्छा चलने लगा, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। सो कई बार आप फ्लूइड रहते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तो आज भी हाफ सीए हूँ, खुश हूँ, कब से बोल पा रहा हूँ हाफ सीए हूँ। आज से 2-3 साल पहले बोल नहीं पाता था। That's so sweet. I think सोसाइटी का भी क्रेडिट देना चाहिए, इतनी मैच्योर हो गई है कि सबको रिस्पेक्ट देने लगी है सोसाइटी। जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो लार्जली अपनी सोसाइटी के अंदर में एजुकेशन को बहुत रुतबा दिया जाता है, और आई एम अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट, क्योंकि अब मैं आई एम ग्रेजुएट हूँ, तो सोसाइटी मेरे को अलग पद्धति पे ले जाता है। मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे कई बार ये भी लगता है कि यार मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ही बहुत कुछ तोप हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी नहीं करते हैं बट वो भी तोप ही है, बट सोसाइटी अपनी बनावट ही वैसी है। जब आपने काम चालू किया था तो उस समय आपके पीछे कोई बहुत ही हेल्दी एजुकेशन का ठप्पा नहीं था, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट 2 थिंग्स। योर फर्स्ट वर्क
किस एज में किया, क्या किया, कितना रुपया कमाया, दैट फर्स्ट वर्क। बिकॉज आज के ना वीडियो में मैं बहुत आपके साथ एंटरप्रेन्योरल डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि जो बहुत लोग हैं जो एवरेज हैं, जनरली इंडियन पॉपुलेशन इज एन एवरेज पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ यू कैन कॉल इट वेयर वी आर, स्टेचर बोल लीजिए या इंटेलेक्ट बोल लीजिए, एंड दे ऑल एस्पायर टू बिकम वेरी बिग, राइट। अल्टीमेटली या तो जॉब ज्वाइन करते हैं, वहाँ कोई कोशिश करते हैं, या कोई ना कोई बिजनेस चालू करते हैं। तो क्योंकि आप बहुत ही अच्छा किए अपनी लाइफ में, तो मैं इस पॉडकास्ट में ना एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ की मैं ज़्यादा बात करूँगा। तो लेट्स गो बैक टू दैट कि पहला बिजनेस क्या किया था, किस एज पे किया था, कितने रुपए बने, और बिना एजुकेशन के जो सीरियस बिजनेस आपने किया, जो आपने एक्चुअल में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके गया, बिना एजुकेशन के थप्पा का आप कैसे कर पाए बिजनेस? सो अगेन जो पहला बिजनेस मैंने किया, मेरे लिए वो बिजनेस था ही नहीं। मुझे मेरा तो वो क्वेस्ट था कि कैसे भी मैं अपनी पॉकेट मनी निकाल सकूं या घर में जाके वापस से मांगना ना पड़े। पता है कि घर में खाली उस टाइम पे प्रॉब्लम खाली हम लोग लूज कर रहे थे नहीं थी, फादर की इशू नहीं थी, बट फाइनेंशियली भी हम बहुत क्रंच में आ गए थे बिकॉज ऑफ फादर, एंड क्योंकि फादर ही बिजनेस संभाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सो in quest to make quick pocket money, it was not a choice, it was a compulsion to me, first business। तो हमारे लोकेलिटी में एक जीन्स की फैक्ट्री हुआ करती थी। अगर आप हमारे कॉलेज टाइम में चले जाते हैं, अगर आप अपना क्लास 8-9 आप याद करेंगे ना, तब जीन्स नई नई लॉन्च हुई थी। एक ब्रांड हुआ करता था न्यूपोर्ट 399, बड़े होर्डिंग्स लगते थे। आज भी मुझे एकदम क्लियरली वो होर्डिंग्स याद हैं, क्योंकि वो आपके लाइफ से इतने जुड़े हो जाती है कुछ चीज़ें। और 399 में वो न्यूपोर्ट की जीन्स आती थी। उस टाइम पे एक लेक टाउन एरिया में मैं रहता था, और वहाँ एक छोटी फैक्ट्री थी जो इनको बना के देती थी। तो उन्होंने मुझे कहा, वो फ्रेंड के मामा की फैक्ट्री थी, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो बोला अगर तुम मेरी जीन्स बेच सकते हो तो तुम अप्रूवल पे ले जाओ, और हर जीन्स में तुमको 50 रुपये, 60 रुपये या 70 रुपये तुमको मिलेंगे। तो मैंने कहा फाइन। मैं वहाँ से पहली बार जीन्स उठाया, मल्टीपल जीन्स उठाया, और हमारे ही एरिया में पहले फ्रेंड्स, फैमिली, उनके पास जाने लगा कि भैया आप जीन्स खरीदे तो खरीदिए, 399 में क्यों खरीदेंगे, आप 299 में लीजिए। और वहाँ से मुझे 50, 60, 100 रुपये करके, तो मेरी पहली जो डीलिंग थी ना जीन्स की, उसे मैंने 200 या 250 रुपये के करीबन कमाया। एंड दैट वाज अ बिग मनी, क्योंकि आप 200-250 रुपये में अपनी ट्यूशन फी दे सकते थे, कॉलेज की फीस दे सकते थे, उसके बाद भी बच जाता। उस टाइम पे आपकी स्कूल की फीस हुआ करती थी, तो उसके बाद भी आपके पास पैसे बच जाते। तो एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि हाँ ठीक है, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ। और वहाँ से ये पहली शुरुआत थी। बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, अगर मैं हाइंडसाइट में आपसे बात करूँगा तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिजनेस था। ओके। मेरे लिए तो एक सामान कहीं से लेना था, किसी को देना था, और वहाँ बीच में जो पैसे बनने थे वो पैसे बनाने थे। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और उसके बाद एक के बाद एक कई इंस्टेंसेस मैंने किए। तो आई विल ऐड वन पॉइंट हेयर। बहुत अर्ली जो मुझे बचपन में जानते हैं ना, वो मुझे इंट्रोवर्ट के नाम से जानते थे। मैं क्लास में नहीं बोलता था, चुप रहता था, बात नहीं करना। बट ये जब ज़रूरत आई ना, तो मैं निकल के फ्रेंड से बात कर रहा था, या उसकी फैमिली से बात कर रहा था, या अपने एरिया में किसी लोगों से बात कर रहा था कि आप ये ले लो। सो सबसे पहला एंटरप्रेन्योर के लिए उसके कोकोन और जो जोन होता है ना, जहाँ पर कि उसको शर्म आती है, उससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक वो बहुत अर्ली हो गया कि आप जाके आपको बोलना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। किसी को पड़ी नहीं है कि बोलेंगे अलकेश तेरे से मैं कुछ खरीद लूँ, आप चाहे कोई भी हो। तो मुझे सामान उठाना पड़ा, अपने पीछे में बैग में भरना पड़ा, ले जाके उनके पास रखना पड़ा। डेफिनेटली उसके बाद उनकी ज़रूरत है और आप कितने बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहे हो, दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई एम वेरी वेरी लाइक अगेन very happy, and मतलब I was very hopeful then, and I'm still like very very बोलूँ ना considerate हूँ कि वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट कर पाए। और आज भी again I like to thank that man who allowed me to take those clothes on approval बिना पैसे लिए। दोस्तों ये सब जो पॉडकास्ट है या कॉन्वर्जेशन आप बोल लीजिए, एक तरह के दोस्तों के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, इसका ये करते क्यों है हम, ये व्हाट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज? ये कोई ऐसा नहीं कि ये मिलियन व्यूज़ चाहिए और इससे बहुत पैसे बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ये एक्चुअली हम जब हमारे जैसे लोग जो करते हैं, बाकी जो पॉडकास्ट सब प्रोफेशनली करते हैं उनकी बात अलग होगी, हमारे जैसे लोग क्या करना चाहते हैं कि कुछ कंटेंट अपने लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो ये आप मत समझिएगा कि मैं आपको बोलूँगा आप शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो और मुझे सब्सक्राइबर दे दो, ये सब मैं नहीं बोलूँगा आपको, क्योंकि ये मेरे लिए ही है कंटेंट। और मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे लिए होगा अच्छा, वो शायद आपके लिए भी रेलेवेंट होगा अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो ये जो जर्नी है ना, ये अधूरा मत छोड़ दीजिएगा, लास्ट तक रहिएगा, बिकॉज लास्ट तक बहुत बातें करेंगे अलकेश से। और अलकेश के बहुत सारे फ्रेमवर्क है
जो वो यूज़ करते हैं बिजनेस में सक्सीड होने के लिए। तो फ्रेमवर्क भी अल्केश हमसे डिस्कस करने वाले। तो अल्केश, ये तो हो गया आपका शुरुआती बिजनेस, वो जो मेन बिजनेस था जिसमें आपने एक्चुअली में एक नाम कमाया, उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे उपज आई और वो कैसे बड़ा बना। राइट, तो जो बिज़नेस जिससे मुझे सब रिलेट करते हैं उसका नाम है रीफील, जो कार्ट्रिज रिसाइकलिंग का बिज़नेस था, जो मैंने 2007 में फॉर्मली स्टार्ट किया। मैं फॉर्मली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि पहले जीन्स वाला काम किया, वैसे ही बीच में बहुत सारे ऑप्शंस आए जहाँ मुझे छोटे छोटे पैसे कमाने के मौके मिले। और बीच का एक पीरियड था 1.5 से 2 साल जहाँ मैं ग्रॉसरी स्टोर में भी बैठा और जहाँ पर लिटरली अपने हाथ से आटा तोला और सब कुछ किया, तेल तोला और सबको दिया, और हर जगह लर्निंग थी। मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक छोटा सा पीरियड था लाइफ में जहाँ मैं साड़ी की दुकान में भी बैठा, जहाँ मैं साड़ी दिखा रहा था, और ये सारी चीज़ थी क्लास 8 से 12 और 12 तक के बीच में, 4 सालों के बीच में। तो आप सोच सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। फिर एक पीरियड आया जहाँ मैं सेल्फ अपने आप कंप्यूटर सीखा, और मुझे एक मौका मिला स्कूल में कंप्यूटर सिखाने का। ठीक है, बच्चों को उनकी फीस बड़ी कम थी, मॉर्निंग में सिखाना था, वो 400-500 रुपये देने के लिए तैयार थे। उनके लिए वो 400-500 थे, मेरे लिए तो लॉटरी थी। मैं बोला यार, वो भी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अगर आपको मिल जा रहा तो दिन आपका फ्री, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कैलकाटा की एक स्कूल में वो भी काम किया, 1.5-2 साल तक किया। फिर मैं कंप्यूटर का बिजनेस था, मेरा छोटा भाई और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो कुछ करना चाह रहे थे, और हमने कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब हमने कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया, वो गॉड्स ग्रेस धीरे धीरे चलने लगा। उस टाइम पे लाइफ के अलग टारगेट थे। क्या मैं 10,000 रुपये महीने कमा पाऊंगा? जिस दिन मैं कमा पाऊंगा मैं बहुत बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा या अपने आप को बहुत बड़ा फील करूंगा। तो करते 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 एक लाइफ में एक समय आया जहाँ हम 25-30 हज़ार रुपये महीने कमा रहे थे कंप्यूटर के बिजनेस से। आप समझ सकते हैं कि, बट मेरे अंदर जो लास्ट कुछ सालों का एक मेरी लर्निंग हुई थी, तो मुझे एक समझ में आ गया था कि आपके अंदर कुछ होता है और आपको कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करना रहता है। तो बिज़नेस में भी बीच में ऐसे जर्क्स थे छोटे छोटे, कुछ मैंने किया, कुछ बंद किया, कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मुझे समझ में आया कि तुम अनब्रेकेबल बनने की कोशिश मत करो, अनबीटेबल बनने की कोशिश मत करो, अगर करना है तो अनस्टॉपेबल बनने की कोशिश करो। और ये कहीं ना कहीं बात मेरे दिमाग में बैठ गई, और मैंने अपने भाई और फ्रेंड से कहा कि भी देखो, अपने को कुछ और करना चाहिए, ये बिज़नेस तो यार है। राजेश था, अमित थे हमारे उस टाइम पे, तो वो लोग को बोला मैंने, यार तुम लोग इसको संभालो और लेट मी एक्सप्लोर समथिंग न्यू। बट न्यू क्या था हमें पता नहीं। तभी एक दिन राजेश बोला कि यार हमारे बिजनेस में कंप्यूटर में हम लोग प्रिंटर सप्लाई करते हैं और कार्ट्रिजेस के लिए सब बहुत परेशान है। प्रिंटर से महंगी कार्ट्रिजेस होती हैं और सब कस्टमर्स परेशान हैं क्योंकि उनके हर 3 दिन में कार्ट्रिजेस फिनिश हो जा रही हैं और बहुत महंगी होती है जितना, और जब हम लोकली रिफिल करा रहे हैं या उनको रिसाइकिल कर रहे हैं तो बहुत ही नाराजगी हो रही है, क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही है। तो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड वन डे, एंड दैट वाज द जेनेसिस ऑफ दिस एंटायर बिजनेस मॉडल। तो वो जो था ना 2004 के करीबन की बात है, 4 एंड में। तो मुझे याद है, तो अमित हम वो सब बैठे थे, मतलब यार ये तो बहुत, अगर कोई चीज़ में इतना फ्रस्ट्रेशन है और इतने पैसे तो कोई और कैसे कर रहा है, इसे देखते हैं। हमने कैलकाटा में स्टडी करने की कोशिश की, तो समझ में नहीं आया। सबको पता है थोड़ा धीरे धीरे करते हैं हम, स्टार्टिंग में वो धीरे ही था। मैं फिर कहीं ना कहीं 2005 में जाके फील हुआ नहीं यार, इसको एक्सप्लोर करते हैं। और वहाँ से एक्सप्लोरेशन करते करते मैं निकल गया स्लीपर क्लास की टिकट कटा के पूरे इंडिया की जर्नी पे। दिल्ली, लुधियाना, जलंधर, वहाँ बहुत हो रहा था रिफिलिंग, सड़क पे भी हो रही थी। वहाँ जाके उनके साथ बैठा, देखा कैसे कैसे हो रही है। तो 1-1.5 साल तक की ये जफ्तोजहद चलती रही। और फिर इंटरनेट पे एक दिन देखते देखते मिला कि एक रिसाइकलिंग एक्सपो हो रहा है चाइना में। और वो मेरा दिमाग ही खुला का खुला रह गया। कार्ट्रिज के रिफिलिंग के लिए एक एक्सपो चाइना जैसी जगह में, शंघाई में हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो मुझे तो 2 या 3 दिन तो उस टर्म्स में आना पड़ा कि उस साइज का एक्सपो है, उसको जाने का कुछ मतलब भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमने मन बनाया, फिर वापस से बोल सकते हैं बोर्ड मीटिंग बैठी तीनों की, क्योंकि चाइना जाना मतलब 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा, और जो आदमी 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हों और वो भी बिजनेस में ही वापस जा रहा हो, तो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये बहुत बड़ी बात थी। तो भाई जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर तीनों ने डिसाइड किया यार जाए भी ना तो पता चलेगा नहीं तुमको, एक काम करो टिकट लो और चले जाओ। मैंने टिकट कटाई और चाइना के लिए फ़्लाइट लिया और उतर गया। वो एक अलग स्टोरी है कि मुझे पता नहीं था तब तक कि चाइना में लोगों को इंग्लिश या हिंदी नहीं आती है। और मैं खाली टिकट कटाया, वीज़ा बनाया और चाइना पे पहुंच गया। तो एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में मुझे 6 घंटे लगे थे खाली, बिकॉज मैं किसी को बता ही नहीं पाया मैं किस होटल में जाने वाला हूँ। और तब तक में मेरे बैगेज भी खो चुके थे, सब कुछ खो चुका था। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो बोला ना, लाइफ थ्रोज एट टाइम्स एट यू ऑल द टेस्ट्स कि भाई हाँ ठीक है क्या करना है। और वो एक ट्रिप थी जिसने
मेरा नज़रिया ही बदल दिया। हालांकि वो ट्रिप 3 दिन का एक्सपो था और 3 दिन में बिना खाए वहाँ था, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे, मेरे पास बैग्स नहीं थे, मैं सेम कपड़ों में 3 दिन घूमा। तीसरे दिन कुछ इंडियंस मुझे वहाँ मिल गए थे जिन्होंने मुझे डिनर के लिए ट्रीट किया। और मैं क्यों ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया। मैंने एक्सपो में घूमा, वहाँ बहुत इंडियंस थे जो घूम रहे थे, तो मुझे पहले तो ये समझ में आया कि इंडियंस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और मेरा वहाँ होना उस इंडियंस के लिए ये था कि ये भी काम कर रहा है। समझिए बात को, उनको ये लगा ये लड़का भी काम कर रहा है, बट ना मेरे पास पैसे थे इंपोर्ट करने के और ना मेरे पास उतने आइडिया थे। बट वहाँ जो मेरी डिनर पे उनसे बॉन्डिंग हुई, कहीं ना कहीं ये हुआ कि मैं तो काम करूंगा ही। तो उन्होंने कहा तुम कर रहे हो तो क्यों स्टार्ट कर रहे हो, हम तो इंपोर्ट करिए ना, तुम हमसे मटेरियल ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो वो 2 चीज़ बन गया, वो डिनर ही नहीं हुआ, हमारे बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। तो हमें अच्छे रेट्स भी मिलने लगे, क्योंकि उसे पता था कि ये चाइना आ रहा है, अगर हम उसे राइट रेट्स में नहीं देंगे तो ये चाइना से डायरेक्ट खरीदेगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग वापस आए, फिर हमने इस पर रिसर्च करनी स्टार्ट की। तो देखिए, आपने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था विवेक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना एजुकेशन के क्या होता है। तो एजुकेशन अपने आप में एक बहुत मिसयूज्ड वर्ड है। तो एक तो एजुकेशन हो गया डिग्री, एक हो गया सेल्फ टॉट। और कई बार क्या होता है ना, आप अपने आप को जब सिखा रहे होते हो ना, आपको समझ में नहीं आता है। इन सारी जर्नीज में, जब मैंने आपको कहा मैं ग्रोसरी में था, मैं जीन्स बेचा, उसके बाद मैं एक डिज़ाइन हाउस में था थोड़े दिन के लिए, उसके बाद मैंने और भी 1-2 काम किए। मुझे समझ में नहीं आता, अपने को समझ में नहीं आता लाइफ कहाँ डॉट्स जोड़ती हैं। जब मैं यहाँ आया वापस और रीफिल के लिए काम कर रहा था कि रीफिल पे काम करना है, तो मुझे तब तक नाम नहीं पता था, हमें कार्ट्रिज रिफिलिंग के लिए काम करना था। तो मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम था कार्ट्रिज वर्ल्ड। कार्ट्रिज वर्ल्ड, हाँ सुना हुआ है मैंने। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी कार्ट्रिज रिफिलिंग के लिए। अच्छा। उस टाइम पे उसके 2100 स्टोर हुआ करते थे, मुझे यहाँ तक याद है, और वो 150 कंट्रीज में उनकी पोजीशनिंग थी। इंडिया में भी था। हाँ, तो इंडिया में उसी टाइम पे वो आ रहा था, और मैंने उन्हें एक ईमेल लिखा कि आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन इंडिया एंड। तो उन्होंने बहुत बढ़िया सा एक प्रपोजल भेजा, बहुत वेलकमिंग था, और उन्होंने एक बजट भेजा कि मिनिमम उनकी फीस जो होती है वो 1.5 करोड़ रुपए थी। तो मैंने 0 काउंट किया बहुत बार ठीक है, कि मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि करोड़ तो मैंने एक्चुअली बोला भी नहीं था उससे पहले। आपको मैं अपनी जर्नी बता ही रहा था कैसी थी, तो करोड़ तो मैं बोला भी नहीं था। तो मैंने कई बार 0 काउंट किया। अमित और राजेश के साथ बैठा, मैं बोला यार ये 0 तो भारी है, तो ये हम कर नहीं पाएंगे। फिर उस टाइम पे मैंने एक नया फ्रेमवर्क बनाया। ओके। और कहीं बुक में पढ़ा नहीं था, बट मैंने एक कागज़ लिया, एक पेन लिया, मैंने एक साइड में लिखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसमें मैंने लिखा कि मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरे को जितने पैसे चाहिए हैं, मेरे पास जितने आदमी चाहिए हैं, तो मैं क्या करूँगा। अब बाद में मैंने राइट साइड में लिखा ये मेरी लिमिटेशंस है, ठीक है, बट मुझे करना यही है, तो हाउ टू क्रिएट अ ब्रिज। और मैं रोज पेन से ब्रिज बनाता था उन दोनों पेपर्स पे कि ये ब्रिज कैसे बनेगा, ये मुझे करना है, ये मेरे लिमिटेशंस हैं, तो देयर हैज़ टू बी अ ब्रिज। और वहाँ कहीं ना कहीं आइडिया आने लगा, वहाँ से एक आइडिया आया कि आपको अपना ही करना है। मुझे 1 साल और लगा पूरे रिसर्च करने में, टेक्नोलॉजी में, ब्रांड में। तो एक छोटी सी और स्टोरी है इसके बीच में आती है कि हमें समझ में आ गया कि ब्रांड अपना बनाना है, कार्ट्रिज वर्ल्ड से तो हम कर नहीं सकते। तो हम एक एड एजेंसी के पास पहुंचा मैं कि मुझे लोगो चाहिए, मेरे ब्रांड की पैकेजिंग चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपया कोट किया। इट वॉज अगेन अ डिवास्टेटिंग कोट फॉर अस कि भैया 1.5 लाख रुपये पागल हैं यार, 2-4 हज़ार में डिज़ाइन होती है, फ्री की डिज़ाइन। हम तो सोचे थे ऐसे होगा, बट हमारे स्टैंडर्ड्स थॉट के बड़े अलग थे। तो हमने 3 महीना प्रोजेक्ट डिले किया। आई लर्नड फोटोशॉप अगेन बिकॉज मैं डिज़ाइन हाउस में था थोड़े दिन, और वो जो लोगो और फर्स्ट पैकेजिंग बनी थी मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन की। अच्छा। तो आई लर्न फोटोशॉप, आई लर्न कोरल ड्रॉ, और वो प्रिंट में गया। अच्छा। तो एंड आज भी वही, जब तक हम कर रहे थे उस बिजनेस में थे, तो आज लोगो तो वही कैरी हो रहा और पैकेजिंग वही कैरी हो रही थी। बिकॉज एट टाइम देखो, कई बार लाइफ में क्या होता है ना, आपके लिए टाइम सस्ती होती है, बाकी चीज़ें महंगी होती है। जब आप समय के साथ जाते हो ना, टाइम सस्ती महंगी होने लगती है बाकी चीज़ें। तो उस टाइम पे हमारे पास टाइम अफोर्डेबल थी, बट पैसे नहीं थे। तो हमने प्रिपरेशन किया, मॉडल्स बनाए, और हमने सोचा हम पहला स्टोर कलकत्ता में लाइव करेंगे। पहला स्टोर का बजट बना करीबन 21-22 लाख रुपए का बजट था। हमारे पास पूरे बैंक में मिला के 3-3.5 लाख रुपए थे जमा कर। तब तक मैं हमारे एक और पार्टनर ज्वाइन कर लिया था, वो था समित। और ये जो हमारी टीम थी ना, बड़ी कॉम्प्लीमेंटिंग थी, कि हमारे पास एक इन्वेस्टर भी थे जो हमारे रिलेटिव थे, जो चाहते थे इन्वेस्ट करें, बट वो खाली इन्वेस्टर थे। समित में एक बहुत ही मार्केटिंग की एक अलग पागलपन था। आप समित से जब मिलोगे वो कुछ भी बेच सकता है आपको। अमित बहुत ही ऑपरेशंस का बंदा था, और राजेश बहुत टेक का बंदा था।
और मैं यूजुअली ऐसे कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता था, मुझे सब कुछ को साथ में जोड़ने की शुरू से आदत थी, तो मैं उसी में लगा रहता था कि साथ जुड़ेगा कैसे। और वहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, प्रोसेसेस बनाए, सिस्टम्स बनाए बिना स्टोर के, और उनको एक कैटलॉग में सजाया। हम कहा हमारे पास पैसे नहीं है, अब वापस से वही फ्रेमवर्क बना। इस साइड मुझे इतने स्टोर खोलने हैं इंडिया में, बट मेरे पास पैसे नहीं है। दैट वाज द जेनेसिस ऑफ फ्रेंचाइज नेट। तो हमने पहली फ्रेंचाइज इसलिए नहीं दी थी कि वो हमारी स्ट्रैटेजी थी। हाइंडसाइट में मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ कि दैट वाज आवर स्ट्रैटेजी, बट क्योंकि हमारे पास पहले स्टोर खोलने का पैसा नहीं था, एंड दैट बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर अस। So every no that you encounter in life, every difficulty you encounter in life, that's what I have learned, can have a hidden gem inside. और वो हमारा पहला फ्रेंचाइज स्टोर जो था वो हमने किया क्योंकि कोई आदमी कार्ट्रिज वर्ल्ड से लेना चाह रहा था, उनसे मिला नहीं। मेरे फ्रेंड ने, एक और फ्रेंड ने उसे मेरे ऑफिस में लाया। मेरा अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आपका कभी स्टोर नहीं है, कभी आपने बिजनेस किया नहीं, और आप फ्रेंचाइज बेच रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो हमारी प्रिपरेशन थी और जो हमने फोल्डर्स बनाए थे और जो हमने फ्रेमवर्क्स बनाए थे, वो हमने 3 घंटा तक उनको डिस्प्ले किए। वाओ। और वो कार्ट्रिज वर्ल्ड मिल के आ चुके थे ऑस्ट्रेलिया, एंड उनका एक रिमार्क आया कि हम जो वहाँ थे और यहाँ थे, मुझे लगा हम वहीं थे। नाइस। सो फ्रॉम देयर दे साइंड अप आवर फर्स्ट स्टोर, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर रीफिल जर्नी। वी नेवर न्यू कि हम कितना बड़ा बनाने वाले। सच्चाई यही है, मन में ये जरूर था कि बड़ा बनाएंगे, बट सोच पहले स्टोर की पहला स्टोर फ्रेंचाइज हो गया तो स्पीड ज़्यादा हो गई, और बोले ना बाकी तो हिस्ट्री है। सही बात है। तो बहुत सारी लर्निंग स्निपेट्स मिलते जा रहे हैं अल्केश से। पहला है कि अल्केश इज अ हसलर, तो एक वो हसलर वाली मेंटालिटी बहुत ज़रूरी है सबके अंदर में होना, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कि चाइना जाना वहाँ पे। ये मैंने देखा है, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि एवरी टाइम आई हैव ट्रैवल्ड फॉर एक्सप्लोरिंग एन अपॉर्चुनिटी, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ बिग अपॉर्चुनिटी। जो लोग सोचते हैं कि घर बैठे रहेंगे, ऑफिस बैठे रहेंगे और आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसे आएगी, आप अंबानी जी होंगे तब होगा, ऐसा नहीं तो नहीं होने वाला है। ये चीज़ तो क्लैरिटी है। और आपका जो अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक फ्रेमवर्क जो आपने बना रखा है, आई रियली लव्ड इट, कि मुझे ये करना है और मेरे पास यही है, अब मुझे ब्रिज बनाना है। Absolutely. आई थिंक ये फ्रेमवर्क अगर सब कोई हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कर लेना, पर्सनल लाइफ में भी अगर इसमें आदमी काम कर लेना, तो सॉर्टेड है। इस पे और फर्दर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप फ्रेमवर्क को और इलैबोरेट करेंगे, मुझे पता है बाद में। लेट मी गेट इनटू अ फॉलो ऑन डिस्कशन ऑफ योर रिफिल बिजनेस ओनली, कि आज के युग में हम लोग सब यूनिकॉर्न्स और डेकाथॉन और ये सब की बातें कर रहे हैं, और जब आप लोग बिजनेस करते थे तो उसमें 100 करोड़ का वैल्यूएशन का बिजनेस क्रिएट करना ही बहुत बड़ी बात होती थी। इट वाज इक्विवेलेंट टू क्रिएटिंग अ यूनिकॉर्न टुडे, करेक्ट? तो हाई पॉइंट पे आप लोग का इस बिजनेस का वैल्यूएशन क्या हो गया था? सर जब मैंने लास्ट रेज किया था ना राउंड, तब मैंने रेज किया था अराउंड 60 करोड़ की वैल्यूएशन पे। और उसका नेक्स्ट राउंड रेज करने की बात चल रही थी जो हमने नहीं किया था, वो करीबन 200 करोड़ प्लस में चल रहा था। लवली। और ये बात हो गई आई थिंक 15 साल हो गए। हाँ जी, पहला रेस जो मैंने किया था, हमने 2 राउंड रेस किए थे। तो पहला रेस जो मैंने किया था 2009 में किया था, दूसरा रेस मैंने 2010 एंड में किया था। माय गॉड। और उसके बाद जो बात चल रही थी 2011-12 में बात चल रही थी, तो हर साल हम उस तरह से ग्रो कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 10,000 रुपये महीने की कमाई को एक्साइटमेंट से देखा था, और फिर उसको उन्होंने 200 करोड़ की वैल्यूएशन में कन्वर्ट किया था। बट ऑब्वियसली नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और हर बिजनेस का एक एक्सपायरी पीरियड भी होता है, राइट? स्पेशली टेक के अंदर में डिसरप्शंस काफ़ी आते हैं, तो उसके कारण एक्सपायरी भी आ सकती है। तो आपका ये बिजनेस जो है, इट वेंट थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल, राइट? एब्सोल्युटली। एंड फाइनली द कार्टेज बिजनेस इज नॉट देयर। शायद आप उस कंपनी में कुछ और अभी कर रहे हैं, करेक्ट? तो नाउ आई वांट यू टू गो थ्रू दैट जर्नी ऑफ, जो हीरो, मेरे एक मेंटर है अजय शर्मा, आप भी जानते हैं अजय भैया को। तो अजय भैया बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? तो आपकी इस बिजनेस का विष्णु फेस जो पीक था वो क्या था, और वो महेश फेज में क्यों कन्वर्ट हुआ, एंड व्हाट वाज द की लर्निंग्स फ्रॉम दैट फेज? देखो क्या होता है ना, अगेन कई बार एजुकेशन और लर्निंग हमें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थॉट दे देती है, और कई बार जब आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप बहुत फ्लूइड रहते हैं। और मेरे साथ शायद मेरे करियर में ना वो बहुत बड़ा लर्निंग था कि फ्लूइड होने का एक अपना मज़ा है। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हम ये नहीं सोचे थे ये कितना बड़ा बनेगा। बट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो फर्स्ट डे हुई थी मीटिंग, जब हमने फर्स्ट स्टोर लॉन्च किया था यहाँ पर, तब तक मुझे पता नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। और किसी ने आके मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप नेक्स्ट 2 साल में कितने स्टोर खोलना चाहते हैं?
तो मैं उनको क्या बतलाता, यार मैं तो फर्स्ट स्टोर का ही पता नहीं था, ये तो भगवान की दया है जो खुल रहा है, और जो भी हमने वर्क किया था डेफिनेटली यस, बट खुल रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे मुंह से 100 स्टोर निकले, 100 स्टोर्स विदाउट नोइंग कि क्या है। और मेरे एक पार्टनर ने मुझे बहुत जोर से कुनी मारी, तो देखो पता है हर 5 दिन में एक स्टोर खोलना पड़ेगा जो तू बोल रहा है, एंड वी एंड अप ओपनिंग दैट। सो देयर वाज अ बिल्डिंग पीरियड जो बहुत पीक में था और हम बहुत फास्ट चल रहे थे। और कहीं ना कहीं आपने कहा जो एक्सपायरी, तो कार्ट्रिज बिजनेस वाज गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड देन, बिकॉज चाइना की एक जो हैबिट है कि वो हर चीज़ को मास प्रोडक्शन करते हैं, तो उन्होंने क्या किया ना, इन कार्ट्रिजेस का, स्प्यूरियस कार्ट्रिजेस का बहुत मास प्रोडक्शन कर दिया। वहाँ फैक्ट्रीज बनने लगी और वो फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगी और उन स्प्यूरियस कार्ट्रिजेस बनाने लगे। और उनके मेजर मार्केट्स क्या थे, यूएस, यूके एंड इंडिया। तो यूएस और यूके ने उनको बैन कर दिया, तो उनका सारा डंप आने लगा इंडिया में। एक तो सबसे बड़ी चैलेंज ये हो गई। दूसरी, वो टेक्नोलॉजी जो यूएस के पास थी और उनके पास थी, वो लेके इंडिया आने लगे। तो बिजनेस का रुख बहुत ही पलटने लगा और वो जो मार्जिन्स थी या बाकी चीज़ें स्लाइड होने लगी। तो कहीं ना कहीं 2012 में हमने ये सेंस कर लिया कि यार ये हो रहा है। और तब हम अपने पीक पे थे, हम हर महीने 10 स्टोर साइन अप कर रहे थे उस टाइम पे, 10 स्टोर्स एवरी मंथ इन इंडिया। तो हमने एक चीज़ सीखा, वो एक वापस से मैं जानता नहीं हूँ कि वो कहाँ से आया, बट एक थॉट आई मन में कि आपको ना ज़्यादा मेहनत कब करनी चाहिए पता है? हम बोलते हैं जब हम नीचे रहते हैं, नहीं, जब आप एकदम पीक पे रहते हैं ना, तब आपके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, आपकी टीम की एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, लगता है आप दुनिया कॉन्कर कर लें। आपके पास पैसे भी होते हैं, या पैसे अगर खुद के पास नहीं होते तो इन्वेस्टर आपके साथ खड़े होते हैं। तो बहुत एक अच्छी लर्निंग हुई कि जब आप पीक पे हो ना, कुछ और स्टार्ट करो। और जब हम पीक पे थे ना, तब हमने एक और मॉडल लॉन्च किया, क्लब लैपटॉप। अच्छा। और जब नेक्स्ट 2 साल इंडिया में सारे रिफिलिंग मॉडल क्रैश हो रहे थे और सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे, हमारा क्लब लैपटॉप मॉडल ने हमें हेल्प किया सर्वाइव करने के लिए और थ्राइव करने के लिए। तो हमारे सारे स्टोर्स हमने एक डिसाइड किया, आपस में बैठे और हमने देखा कि देखो यहाँ से अगर हम स्टोर्स बेच रहे हैं ना, इट विल नॉट बी गुड फॉर देम। सो हमने एक बहुत कॉन्शियस कॉल लिया कि वी विल स्टॉप सेलिंग फ्रेंचाइज स्टोर्स। ओके। Though we had inquiry to convert 6 to 10 stores in a month, which tantamount to over ₹1 crore in a month. क्योंकि फ्रेंचाइजी फीस लेते थे। Yes, हम फ्रेंचाइज फीस लेते थे और इसका मतलब ही हम डीप रेड में चले जाएंगे अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा बहुत बड़ा डायलेमा ये था कि या तो हम बंद करें तो हम रेड में चले जाएंगे, या हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें और उनकी लाइफ सेविंग्स है कि फ्रेंचाइज कौन लेता है आपको समझना होगा। एक आदमी यूजुअली जो जॉब छोड़ता है, उसे लगता है लाइफ में कुछ अपना करना है, वो जाके अपॉर्चुनिटीज खोजता है, वो अपनी सारी सेविंग 30 लाख 40 लाख 50 लाख एक स्टोर खोलने में लगाता है, इस एक्सपेक्टेशन में कि उससे वो लाख या 2 लाख रुपए महीने कमाएगा। क्या हम ऐसे 100-500 लोगों को अपने साथ ला के, जानते हुए कि वो नहीं कमा पाएंगे, क्या हम लाना चाहते हैं? तो एज अ ग्रुप, एंड आई एम लकी कि हमारे पास ऐसा ग्रुप है और ऐसे पार्टनर्स हैं साथ में, जो सबने साथ में डिसाइड किया कि नहीं, वी डोंट वांट टू डू दिस, इवन इफ वी हैव टू पिवट, लेट्स डू दैट। इट वॉज वेरी टफ कॉल बिकॉज उस टाइम पे इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ थे। हमने इन्वेस्टर से बहुत मीटिंग की। लोग इन्वेस्टर्स को के लिए उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, बट वी आर ब्लेस्ड कि हमारे इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ थे इसमें। बोले आप कैसे पिवट करेंगे ये सोचिए, कैसे लाएंगे, बट येस, डोंट डू एनीथिंग विच इज़ अनएथिकल। सो आवर इन्वेस्टर्स, तो हमारी लर्निंग अगेन क्या थी विवेक यहाँ पर, कि अगर आप सही हैं और आप सही लोगों, आपको सही लोग मिलते हैं, सेकेंड, दूसरा आप सही लोगों को अगर सही कम्युनिकेट करते हैं और सही तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ना, वो आपके साथ खड़े होते हैं, अच्छे समय में, खराब समय में। तो आज भी हमारा उस इन्वेस्टर के साथ उतना ही स्ट्रांग रिलेशन है और आज भी मेरे सारे फ्रेंचाइज स्टोर के साथ वैसा ही रिलेशन है। आज वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है तभी भी। सो आई थिंक और वहाँ से हमने वापस से रीबिल्ड किया अपने मॉडल को, धीरे धीरे हमने क्लोज किया, फ्रेंचाइज के साथ उनको हेल्प किया। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी ड्रेनिंग जर्नी टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप जब कुछ बिल्ड करते हैं ना, अपना सब कुछ दे डालते हैं। अब मुझे याद है वो दिन कि मैं 7-7 दिन तक ऑफिस में ही रहता था। 8 ईमेल, technical@refill.in, admin@refill.in, operations@refill.in, सारे मैं ही हैंडल करता था अकेला। उसके जो मैनुअल्स थे ना 10, वो मेरे हाथ से लिखे हुए। आज तक इतने मैनुअल्स हैं, मैंने अपने शायद कॉलेज या स्कूल में उतना लिख दिया होता तो शायद कुछ और बन गया होता, बट वो मैनुअल्स मैंने ही लिखे थे क्योंकि हमारे पास आदमी नहीं थे। तो इट वॉज ड्रेनिंग, बट वो जो बैलेंस की ज़रूरत होती है ना, आपको हमेशा लाइफ में एक्सप्लोर करना पड़ता है कि यार ये ड्रेनिंग बड़ा है कि 2 साल बाद ना, जब ये लोग नहीं कर पा रहे होंगे और तुम्हें गाली देंगे, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा ड्रेनिंग होगा। तो हम हमेशा वो वे कर रहे थे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमने एक बहुत ही कॉन्शियस कॉल लिया था। फाइनेंशियली हमारे लिए बहुत डिरेलिंग था, इमोशनली बहुत टैक्सिंग था, हमें टाइम लगा अंदर ही अंदर अपने इनर डेमन से लड़ने के लिए,
बट गॉड इज काइंड, नाउ And डिफरेंट obviously- बिजनेस हम थ्राइव कर रहे हैं. टफ टाइम में ही इंसान का रियल कैरेक्टर सामने आता है. तो यू गाइज हैड वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिकॉज ऑफ योर साउंड चाइल्डहुड, जो आपने उस समय की लर्निंग थी आपकी लाइफ में. तो यू जस्ट वेंट थ्रू दैट टफ टाइम क्वाइट वेल. और अभी आप एक और बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्केल पे उस बिजनेस को कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट न्यू बिजनेस जो कि आपका ट्रॉफी बिजनेस है, जो कि मुझे समझ में नहीं आता ये इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है, राइट? बिकॉज ट्रॉफी इज जस्ट अ ट्रॉफी, राइट? तो उसके बारे में बताइए, वो आइडिया कैसे आया और वो अभी क्या साइज है उसकी? तो देखिए, मेरे आइडियाज़ के बारे में आप करेंगे तो हमेशा फनी होगा. और यहाँ पर मैं बहुत अच्छा एक एनेक्डोट भी देना चाहूँगा बिफोर आई गेट इनटू माय स्टोरी. कहीं ना मुझे ना, मैं स्टार्टअप वर्ल्ड में भी बहुत एक्टिव हूँ, इन्वेस्ट भी करता हूँ. और कहीं ना कहीं आजकल लोग पर्पस की बात बहुत करते हैं कि आप पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. बट क्या सच में हमें लाइफ का पर्पस पता होता है? मतलब मैं बहुत कम लोगों से मिला हूँ जिनको लाइफ का पर्पस पता होता है. सो अगर आपको पर्पस नहीं पता होता है तो मुझे लगता है आपको अनजाने रास्तों पर ही ट्रैवल करना चाहिए. तो आप कहीं तो अच्छी जगह लैंड कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं बट अच्छे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल ही नहीं करेंगे तो आप वहीं रहेंगे जहाँ आप हैं. और जब पर्पस की बात आती है या विजन की बात आती है, तो अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो यूट्यूब डेटिंग साइट थी, सैमसंग एक ट्रेडिंग हाउस था, वो भी ग्रेन की ट्रेडिंग करता था, स्लैक एक गेमिंग कंपनी थी. सो अगर आप आगे पीछे जाएं तो नोकिया कुछ और ही करता था. तो आप क्या सच में बोल रहे हैं रिलायंस तेल का बिजनेस करता था? तो आप क्या सच में बोल रहे हैं विजन या पर्पस इतनी बड़ी चीज है? तो मुझे लगता है ना कि हम ग्लोरीफाई बहुत कर रहे हैं. और मैं जब अपनी स्टोरी देखता हूँ या बाकी एंटरप्रेन्योर से जब ऐसे 1-to-1 मिलता है तो मुझे समझ में आता है इट इज मोर देन पर्पस, इट इज फ्लूइडिटी. दैट इज योर सुपर पावर. इट इज अबाउट बीइंग अनस्टॉपेबल. दैट इज योर सुपर पावर. इट इज बीइंग कॉन्शियस अबाउट more opportunities that is coming your way and creating that filtration system. So coming back to your question, trophy business. तो आप जब स्ट्रगल करते हैं तो क्या करते हैं? स्ट्रगल कर रहे थे, रीफिल बिजनेस धीरे धीरे बंद हो रहा था. हम बहुत श्योर थे कि क्लब लैपटॉप का बिजनेस भी हमें बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना है, तो वी हैव टू लुक फॉर टू समथिंग न्यू. और जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तो आप ऐसे ही निकल जाते हो. और वो हमारे वापस से हम चाइना निकल गए. ओके, ठीक है, इंडिया भी बहुत घूमे और चाइना निकल गए. अच्छा. तो चाइना में एक फेयर होता है, उस एक्सपो में हम 4 दिन तक घूम रहे थे. और वहाँ के फेयर जो होते हैं ना, कई किलोमीटर्स के होते हैं. मतलब आप थक जाएंगे. 4th डे मैं और समित थे, हम लोग लास्ट में थक के कहीं बैठने की सोच रहे थे, तो एक स्टॉल दिखी जो ट्रॉफी की स्टॉल थी. अच्छा. अवार्ड्स लगे हुए थे बड़े बड़े. उसके बीच में ना हमने ट्रायल में और एक बिजनेस किया था, वो था कॉर्पोरेट गिफ्ट का. हाँ, यस. तो वहाँ पर 1-2 रिक्वायरमेंट्स कभी हमारे पास आई थी. हाँ. तो हम उस बिजनेस वहाँ बैठे. और आज तक मुझे उस आदमी का भी नाम याद है, रिचर्ड. तो हमने रिचर्ड से बात करना स्टार्ट किया. तो उसने बताया कि यार मैं ऐसे मैन्युफैक्चर करता हूँ. और वहीं कैलकाटा का एक और बंदा मिला हमें. और वो जो बंदा है वो ट्रॉफी का थोड़ा काम कर रहा था. वो बोला अगर मेरे लिए कोई इंपोर्ट कर देना तो मैं ट्रॉफी ले लूँगा. तो ऑनेस्टली नो रिसर्च, नो R&D, नो बैकग्राउंड. हमें ये तो लगा कि यार जो भी है ये प्रोडक्ट छोटा सा दिख रहा है, बट अगर आप मेरे जितने भी बिजनेसेस मैंने किए बड़े स्केल पे, उसमें एक कॉमन फैक्टर था. वो सबसे पहले अनऑर्गेनाइज थे. कार्ट्रिज रिफिलिंग इंडिया में आप सोचते थे बड़ी है, गराज का बिजनेस था. कोई फील ही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा बिजनेस है. दूसरे उसमें अनएजुकेटेड या अनप्रोफेशनल लोग हैं. तो आपके लिए अपना मार्क बनाना बहुत आसान है. तो वही रिफिल के कैरेक्टरिस्टिक से मुझे वो कैरेक्टरिस्टिक तुरंत उस बिजनेस में दिखे. यार सोच के मुझे नहीं लग रहा कि बड़ा हो सकता है. 1 नंबर 2, इनमें जो काम कर रहे हैं या तो हमारे यहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं जो दे रहे हैं, जो प्रोफेशनल सर्विस नहीं दे पा रहे या उनको फीड नहीं कर पा रहे. तो मुझे लगा कि समित यार एक ट्राई करके देखते हैं, एक कंटेनर मटेरियल ले लेते हैं, कुछ तो ये आदमी खरीद ही लेगा. ऐसे भी कुछ करने को है नहीं हमारे पास, तो कुछ तो हम बिजी हो जाएंगे. तो हमने पहला कंटेनर बुक किया और वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई. और पहले कंटेनर की जर्नी भी बड़ी अनोखी थी. हम ले तो आए इस सोच के कि हम बेच देंगे, बट हमें बेचने में 6.5-7 महीने लगे उसे. और कहीं ना कहीं हम वापस से बहुत ही वो डिटेल थे कि हाँ क्या होगा. मतलब आप कुछ भी नहीं बना सकते अगर आप 6-7 महीने में बेच रहे हो तो. बट आप रिसर्च कब करते हो? 2 तरीका होता है. या तो आप रिसर्च पहले करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं. हम दूसरे कैटेगरी में थे, एजुकेटेड नहीं थे, तो हमने पहले काम स्टार्ट किया, अब रिसर्च की कि ये क्यों नहीं बिका. और बहुत ही इंडियन स्टाइल से रिसर्च की. फिर समझ में आया कि हमारी गलती ये थी कि हम बहुत सुंदर डिज़ाइन ले आए. अच्छा. सुंदर डिज़ाइन का मतलब ये है कि देखो हर कंट्री का अपना टेस्ट है. एंड वो जो सप्लायर था ना, वो US और UK में बहुत सप्लाई कर रहा था. तो आप देखेंगे, आप विंबलडन की ट्रॉफीज देखते हैं या कुछ और ट्रॉफीज देखते हो, छोटी होती है, चौड़ी होती है. इंडिया में
जब आप नीचे जाएंगे स्पोर्ट्स में, यहाँ आपकी कितनी बड़ी ट्रॉफी है उसकी बात होती थी। सही बात है। तो हमने एक इक्वेशन देखा, यहाँ प्राइस टू साइज का रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ फॉर्मूला क्रिएट किया कि भाई क्या है ना, कि आइडिया ये होना चाहिए कि आपकी उस प्राइस में कितनी लंबी ट्रॉफी है, लुक हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से 6 महीने बाद हमने और भी कई हमारे रिसर्च थे, हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें हमने प्राइस, अवेलेबिलिटी, डिज़ाइन, कैटेगरीज सबको मोड बनाया और देखा कि हम किस पे खेलेंगे। तो हमने प्राइस टू साइज का रेशियो निकाला और हमने एक कंटेनर और बनाया और वो हमने 15 दिन में बेचा। वाह। सो दैट वाज अ डिफरेंस बिटवीन, बट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट स्टेप लेना। तो क्योंकि हम ला पाए थे तो वो एक जेन्युइन स्टेप हम ले पा रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा मतलब इट विल नॉट बी एज रिवॉर्डिंग एज वी वांट इट टू बी। Absolutely, in most of the cases, and it should be like that because it gives you a room to explore more. You dig into। तो मेरे दादाजी एक बहुत अच्छी बात करते थे, मेरे को स्कूल के टाइम की बात बतला रहा हूँ, जब मैं छोटे छोटे काम कर रहा था। तो मैं एक बार आया, बहुत तकलीफ है, दादाजी के सामने से बोलने लगा, बहुत प्रॉब्लम है, कोई ये खरीदता नहीं है, कोई ये बेचता नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद क्लास 11 में था मैं, राइट। उन्होंने बहुत, और मुझे बहुत सालों बाद रियलाइज हुआ ये, उन्होंने एक बात बोला, अलकेश आसान काम करना क्यों है? जो आसान काम है ना उसमें या तो पैसे नहीं है और है तो बहुत टेम्परेरी है, क्योंकि हर कोई कर रहे होंगे वो थोड़े दिन में काम। सही बात। तो काम वो करो ना जिसको करने में पेन आए, क्योंकि 2 पैसे और मजा उसी में आएगा। और उस दिन मुझे समझ में नहीं आया था ऑनेस्टली, बट मैं 4-5 साल बाद जब कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि जो विजडम था ना वो ये था कि आज भी काम वो करो जहाँ थोड़ा पेन है, जहाँ थोड़ी तकलीफ है, कि किसी और को दिक्कत हो। इंग्लिश में हम एंट्री बैरियर बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, बट सच्चाई बहुत सिंपल है। अगर दूसरे को करने में तकलीफ नहीं हो रही तो काम ज़्यादा दिन का नहीं। लवली। सो अभी साइज, उस बिजनेस का क्या साइज हो गया? आप तो अब इंडिया में फैक्ट्री लगा दिया आपने तो उसकी। हाँ, मेरे लिए ये, हमारे लिए भी बहुत एनरिचिंग है। मतलब आप मेरी स्माइल देख सकते होंगे, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया तो इम्पोर्ट से स्टार्ट किया। और मेक इन इंडिया बहुत चल रहा था लास्ट 4-5 सालों से। बीच में कोविड पीरियड था जहाँ स्पोर्ट्स नहीं हुए, तो हमारे लिए बहुत ही अगेन टर्ब्यूलेंट पीरियड था, क्योंकि मुझे पता नहीं था हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि 2-2.5 साल तक इंडिया में कुछ भी स्पोर्ट्स या इवेंट्स नहीं हुए। बट अगेन वी वर लकी इनफ बिकॉज हमारे प्रोसेसेस, सिस्टम्स और हमारे कैश फ्लोज अच्छे थे, तो वी कुड मैनेज इट। आपका, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडिया था ना और चाइना जैसे बन रहा था, क्योंकि हम चाइना जा रहे थे और चाइना की फैक्ट्री से खरीद रहे थे, तो हमें ये लगा कि इसका जो रॉ मटेरियल ना इंडिया में अवेलेबल है और सूनर और लेटर इंडिया हैज टू मेक इट। सो व्हाई नॉट बिकम द फर्स्ट मूवर इन दैट, एंड विद दैट इन माइंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो पहले हमने क्या किया, रादर देन चाइना से बाई करना, हमने चाइना में जॉब वर्क करना स्टार्ट किया। ओके। सो मैं, मेरा भाई और एक पार्टनर लिटरली 6 महीना वहाँ स्टेशन था। उन्होंने पूरी बिजनेस के ट्रिक्स को, गेम को सीखा, कैसे वो करना चाहते हैं, कैसे फैक्ट्री में करते हैं। उन्होंने लिटरली रॉ मटेरियल खरीद के वहाँ दिया और खड़े होके वहीं बनवाया। दो वी आर नॉट मेकिंग टू मच ऑफ मनी आउट देयर, बट वी अंडरस्टूड द प्रोसेस एंड देन वी स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग दैट प्रोसेस इन इंडिया कपल ऑफ ईयर्स बैक, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड एज वी आर सिटिंग टुडे, आपने साइज पूछा, तो वी आर डूइंग 1.5 million ट्रॉफीज अ मंथ राइट नाउ। कितना? 1.5 million, 15 लाख ट्रॉफीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हर महीना। वाह, इतना बड़ा मार्केट है क्या ये? अच्छा, प्राइस पॉइंट कितना होती है एवरेज में एक ट्रॉफी की? सर देखिए, इंडिया की एक खूबसूरती है, आपने बोला इतना बड़ा मार्केट है क्या? हम एक देश है ही नहीं। आज के डेट में हम कई देशों को मिला के एक देश है, कितने स्टेट है हमारे पास। तो इंडिया में एक छोटी चीज भी बड़ा मार्केट है। अब बड़ा इज अ रिलेटिव टर्म। सो मुझे पता था कि मेरे जो विजन है, या हो सकता है उसके हिसाब से छोटा दिख रहा हो, बट जब आप, हमारा आइडिया 2000, अगर हम 15-16 में जाएं तो वापस से ये था, why not create a sustainable business that feeds you really well, and from there you can grow something else as well. So आप बहुत बड़े इंडस्ट्री की छोटी मछली बनना चाहते हो कि एक डिसेंटली साइज इंडस्ट्री की बड़ी मछली बनना चाहते हो। एंड तो पहला जो सेकंड वाला जवाब था ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं बोला चलो इंडिया में वो करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड भी है। और मैंने आपको कहा ना कि आज हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में, वो हमें बहुत ही बड़ा मतलब खुशी भी देता है और हमें बिजनेस के साइड में बहुत बड़ा एडवांटेज भी देता है। सिटिंग बैक फ्रॉम कैलकाटा, वी आर सप्लाइंग इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया टुडे, राइट फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी टू गुजरात टू डीप आइजॉल एंड मिजोरम। सो एनी स्टेट और सिटी यू नेम, वी आर सप्लाइंग देयर। वाओ। और ये कितने साल में किया आपने? सर 2016 में तो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। और ये पूरा ही अगर आप देखेंगे तो कोविड के ठीक टाइम पे हमने प्लान किया था, बट वो सब स्टॉल हो गया था। तो कोविड के ठीक बाद हमने अग्रेसिवली मैन्युफैक्चरिंग सेट की और लास्ट 2-3 साल के अंदर हमने सारे बिजनेस को काइंड ऑफ स्केल किया। तो आप इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप? यस, ये बहुत ही छोटी इंडस्ट्री है, तो आप बोल सकते हैं वन ऑफ द
टॉप वन ऑफ द एमिनेंट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. टॉप में नहीं वर्ड यूज करना चाहूंगा, बट हाँ, वन ऑफ द एमिनेंट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री. करेक्ट. और बाकी आपको तो प्रोडक्ट, आई एम श्योर नोइंग यू, प्रोडक्ट तो फर्स्ट क्लास होता ही होगा आपका. अब अल्केश, एज एन एंटरप्रेन्योर तो हमने अल्केश के बारे में जान लिया, हो सकता है कुछ चीज़ें हम मिस कर गए हो, बट जस्ट टू चेंज द टेंजेंट अ बिट, आप स्टार्टअप इन्वेस्टर भी हैं, आपने काफ़ी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, और एसएमई इन्वेस्टर भी, एसएमई सेगमेंट है वहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट किया है. तो थोड़ा अल्केश एज अ इन्वेस्टर की बात करते हैं, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टर वही है जो अच्छा एंटरप्रेन्योर रहा हुआ है या अच्छा एंटरप्रेन्योर है. हो सकता है उसने अभी तक अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी नहीं जी हो, बट इनएविटेबली एवरी गुड इन्वेस्टर इज एन एंटरप्रेन्योर बाय हार्ट, राइट? बिकॉज वो एक एंटरप्रेन्योर को तभी आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो जब आपके अंदर में एक एंटरप्रेन्योर है. एकदम 100%, क्योंकि वो जो रेजोनेशन है ना, वो तभी आता है और आप रेजोनेट तभी कर पाते हो, राइट? सो देखिए, वापस से अगर हम जाएं कि वाई इन फर्स्ट प्लेस इन्वेस्टिंग, जब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, हमने बनाए पैसे, बट ऑनेस्टली मैं जिस टाइम पे स्टार्टअप इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया ना, तो अगर आप, क्योंकि आप लोग स्टॉक मार्केट से आते हैं और वेल्थ मैनेजमेंट से आते हैं, तो अगर मेरी वेल्थ के हिसाब से अगर कोई मुझे बोलता तो शायद मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था. सो वाई स्टार्टअप इन्वेस्टिंग? सो हर आदमी जब इन्वेस्ट करता है ना कहीं पर, उसका एक जेनेसिस होता है. मेरा जेनेसिस कहीं ना कहीं उस टाइम पे ना, इट वाज नॉट रिटर्न्स, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस बनाया था और आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन इंडिया बैक इन 2008 टू रेज मनी. तो कहीं ना वो एक साइकिल मैंने देखी थी, टू रेज 2 राउंड्स, देन टू काइंड ऑफ एग्जिट ऑल्सो. मैंने एक अपने इन्वेस्टर को एग्जिट दी, सेकंड इन्वेस्टर को भी एग्जिट दी. तो मैंने वो पूरी जर्नी देखी थी और जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी. तो एक्साइटिंग जब मैं बोल रहा हूँ, एवरी एक्साइटमेंट के बीच में, पीछे में एक मेस होता है, बट एक एंटरप्रेन्योर को वही मेस से प्यार होता है. ठीक है ना? तो और वो मेस अगर उसके पास नहीं होना तो खुद मेसी बन जाता है. मैंने ये देखा, क्योंकि अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जो आपको चैलेंज नहीं कर रहा है ना, यू डोंट एंजॉय योर डे. सो वो जब मुझे लगा, जब मैं मिलने लगा, लोग मेरे पास पहले आने लगे, क्योंकि मैंने रेस किया था, तो कुछ स्टार्टअप्स पहुंचने लगे कि यार कैसे किया, क्या किया. और वहाँ जब आपको उनसे मिल के जो एक एनर्जी मिल रही थी ना, वो बहुत ही डिफरेंट थी. तो मुझे लगा यार, इन्वेस्टमेंट 2 चीज़ें कर रहा है मेरे साथ बहुत बढ़िया. एक तो मुझे अपडेटेड रख रहा है, दूसरा मुझे डिसरप्शन के क्लोज रख रहा है. क्योंकि आप अपने बिजनेस में रोज यही निकालते हो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो सकता है कुछ, राइट? बट जब आप दूसरे के बिजनेस में देखते हो ना, आप पॉसिबिलिटीज देखते हो. तो मुझे लगा आपको अपने बिजनेस से निकलने का एक मौका चाहिए, और इन्वेस्ट करने से जो मौका मिलेगा ना, उससे बढ़िया मौका कहीं नहीं मिलेगा. आपको फाउंडर के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, उसकी थॉट का मौका मिलता है. और मेरे ख्याल से वो बियॉन्ड इन्वेस्टमेंट ना, मैंने अपने बिजनेस में इतना कुछ इंप्लीमेंट किया है उनसे लर्न करके, क्योंकि वो नई सोच के साथ आते हैं और कुछ दे के जाते हैं. उन्हें लगता है वो मुझसे लेके जा रहे होंगे, बट मुझे लगता है वो मुझे दे के जा रहे हैं. सो इन्वेस्टिंग जर्नी मैंने स्टार्टअप में करीबन 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया आज तक. बहुत छोटे टिकट साइज करता हूँ, 5 लाख से 10 लाख के बीच में, बट येस, करीबन 100 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है. एंड हर कैटेगरी में किया, क्योंकि मेरे लिए एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं बोला ना, फ्लूइडिटी इज थिंग, तो आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एग्नोस्टिक, मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक किया है. मुझे लगता है एंटरप्रेन्योर में दम है. आज अंबानी जी कुछ भी कर रहे हैं, आज महिंद्रा जी कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के लिए ना, इट इज नॉट अबाउट, द पर्पस इज नॉट अबाउट अ प्रोडक्ट. वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट ग्लोरिफिकेशन व्हिच हैज हैपेंड इन लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? और एंटरप्रेन्योर के हिसाब से इट इज अबाउट हसल, इट इज अबाउट क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग समथिंग इनक्रेडिबल दैट विल बी रेलेवेंट फ्यू इयर्स फ्रॉम हियर, राइट? तो नेक्स्ट 10 साल जो रिलेवेंट है, क्या मैं वो बना पा रहा हूँ, तब मैं एंटरप्रेन्योर हूँ. और क्या मैं अपने को रीडिफाइन कर पा रहा हूँ? तो आप जितने भी एंटरप्रेन्योर देख लिए ना, आप अमेजॉन को देख लीजिए, जब ने क्या किया, ई कॉमर्स स्टोर से आज के डेट में वो सर्वर की AWS कंपनी है टेक्निकली, रही है, वो लॉजिस्टिक्स कंपनी है. तो सर्वाइव वही कर रहे हैं, थ्राइव वही कर रहे हैं जो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट फ्लूइडिटी रिमेन्स द की. मैं बार बार आता हूँ और मैं अपने स्टार्टअप्स के साथ भी बात करता हूँ, जो आज आप कर रहे हैं कोई जरूरी नहीं आप 5 साल बाद वही कर रहे होंगे, बट जो कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, दैट इज व्हाट. अमेजिंग. तो अभी आपने कुछ एसएमईज में भी इन्वेस्ट किया जो कि लिस्टेड है, तो उसमें और जो टिपिकल स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट किया है, तो कैन यू गिव अस सम इनसाइट और योर एक्सपीरियंसेस इन बोथ द सेगमेंट्स? क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस है? देखिए, दोनों बहुत ही डिफरेंट साइड ऑफ द कॉइन है, और बहुत डिफरेंट माइंडसेट लगता है. स्टार्टअप जो है वो एकदम आता है कि मैं कुछ बदलने वाला हूँ, जो नहीं चल रहा है मैं उसे लाने वाला हूँ. मैं एक कस्टमर में बिहेवियरल चेंजेस लाने वाला हूँ. आप शायद पहले ऑनलाइन नहीं ऑर्डर कर रहे थे फूड को, आज आप ऑर्डर कर रहे हैं. आप पहले अपनी क्रीम को ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहे थे, आज आप कर रहे हैं.
या आप अपनी लाइफ कोई अलग तरह से जी रहे हैं ऑल टुगेदर, या आप AI का चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, या आप सर्च अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप की कोर फिलॉसफी होती है, आई वॉन्ट टू चेंज द वे यू हैव बिन लिविंग और लीडिंग योर लाइफ इन सम वे और अदर। तो इट हैज़ टू बी ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी आर लिविंग और यूजिंग एनी प्रोडक्ट टुडे। लेट्स एग्जांपल ऑफ गूगल मैप्स। तो अगर आप बोलेंगे, आप पहले रास्ते में लोग रोक के पूछते थे, राइट, कि भाई यहाँ जाना है, किधर जाना है, गूगल मैप ने वो चेंज कर दिया। सो अगर स्टार्टअप का मतलब ही ये है कि आप कुछ डिसरप्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिसरप्शन का मतलब ये नहीं होता है हर टाइम पे कि आप प्रोडक्ट ही कुछ नया ला रहे हैं। कई बार चैनल ही डिसरप्शन हो सकता है। आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्ट को, ऑनलाइन कर दिया, कई बार आपने डोर टू डोर हाइपर लोकल कर दिया। सो डिसरप्शन इज अ वर्ड विच कैन बी अप्लाइड इन लॉट ऑफ सेंसेस, प्रोडक्ट लेवल, टेक लेवल, एग्जीक्यूशन लेवल, स्पीड। बहुत सारे मॉडल के लिए खाली स्पीड ही बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन होता है जो डिसरप्शन क्रिएट कर देता है। तो स्टार्टअप में वो माइंडसेट होता है। तो स्टार्टअप में अधिकतर केस में आप देखोगे बाइनरी गेम होता है, क्योंकि जब लोग कुछ बदलना चाहते हैं ना, हर बार वो बदल पाए कोई ज़रूरी नहीं होता है। और आपको ना वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई ठीक है, ये बंदा कोशिश कर रहा है, ये कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। 10 में से अगर 2 लोग कोशिश करके सक्सेसफुल होते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। So the idea, it is a binary game in most of the cases, one. Number 2, you have to enjoy this entire journey of entrepreneurs. अगर आप लास्ट 2-3 सालों में देखोगे तो इंडिया बहुत एग्रेसिव हो गया है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में, और छोटे इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। मैं जब छोटा बोल रहा हूँ तो मैं इन टर्म्स ऑफ टिकट नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बहुत छोटा हूँ। मतलब वो इन्वेस्टर जिसको स्टार्टअप की समझ नहीं है, बिना समझे क्योंकि मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहे हैं, या आप लगा रहे हैं तो वो लगा रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है ना, वो उनका पर्पस है रिटर्न्स, तो वो कोर मिस कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का कोर पर्पस है कि आप डिसरप्शन के कितने क्लोज हो। तो दैट इज माई थीसिस एंड आई गो बाय दैट। वहीं आप जब एसएमई की तरफ जाते हैं ना, तो आपका आनंद बदल जाता है। एसएमई का पहला लॉजिक क्या है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस बना रहे हैं, जो वो बनाते आ रहे हैं। वो कल स्टार्ट नहीं किए हैं, शायद वो 10 साल से या 15 साल से या 5 साल से चला रहे हैं, और वो बिजनेस ना एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिटेबल है, लोगों की ज़रूरत है, वो प्रूवन है। अब आपको यहाँ से स्केल करना है उसे, आप उसको रीडिफाइन करना है। मान लीजिए आप आज बहुत बड़ी, जैसे मैंने किया कि मैं बहुत इंपोर्ट कर रहा था, इंडिया में 10% मैन्युफैक्चरिंग थी, अब मुझे उसको 50 में ले जाना है। डिफेंस सेक्टर इंडिया में खुल गया है, तो आज छोटी छोटी कंपनियां जो डिफेंस के लिए बहुत कुछ बना सकती हैं। तो वहाँ जब आप फाउंडर के साथ मिलते हो ना, सो यू कनेक्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे, बिकॉज दे आर वेरी ग्राउंडेड, दे टॉक फंडामेंटल, दे टॉक कैश फ्लोज, दे टॉक प्रॉफिटेबिलिटी, they talk how we can scale to the next year, next quarter क्या होने वाला है, rather कि मैं 5 साल में क्या चेंज करने वाला हूँ। So I think ये जो बैलेंस है ना, मुझे बहुत आनंद आता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब दोनों लेके चलते हो ना, तो आप अपने आप में बहुत ओपन रहते हो। आप कहीं ना कहीं, वो बोलते हैं ना कि आप बंद नहीं जाते हो। कई बार जो स्टार्टअप में कर रहे हैं वो दुनिया को बहुत ही दूसरे लेंस से देखने लगते हैं। या फंडामेंटली मैं स्ट्रॉन्ग बिजनेस को करता हूँ, तो आप सुनेंगे बहुत जन स्टार्टअप सब खराब है, सब बर्बाद है, ये सब बर्बादी चल रही है। लेकिन सही बात यही है कि सब कुछ अच्छा है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा और आपको उसमें इंटरेस्ट लाके ना वो इंजॉयमेंट ड्राइव करना होगा, डिराइव करना होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खाली आपको रिटर्न भी दे देगा ना, इट विल नॉट बी जॉयफुल। दैट्स व्हाट आई थिंक। करेक्ट। और शायद वो टेम्परेरी भी हो। वो टेम्परेरी भी। करेक्ट। लवली। लास्ट, एकदम एब्सोल्युटली लास्ट सेगमेंट, मज़ा आ रहा है, बट ऑब्वियसली समय का कंस्ट्रेंट है, तो समय वी हैव टू एंड दिस। आपका H2O फ्रेमवर्क क्या है? मेरा H2O फ्रेमवर्क तो मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, आपका H2O फ्रेमवर्क क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हारा और मेरा फ्रेमवर्क बहुत ही पास है। तो मैंने बहुत साल पहले एक फ्रेमवर्क बनाया था, मुझे पता नहीं था अगेन इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं क्या। जब मैं टर्ब्यूलेंट टाइम से जा रहा था ना, तो हमारी फैमिली उस टाइम पे ना न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी, बाद में हम जॉइंट फैमिली बने हैं, राइट। सो ये बहुत ही डिफरेंट कहानी है जो कभी और डिस्कस करेंगे। कि कई बार क्या होती है ना, आपकी प्रॉब्लम्स आपको साथ लाती हैं, और वो साथ का जो मजा था ना, क्योंकि हम एक बिल्डिंग में रह रहे थे, चाहे वो मेरे चाचा हों चाहे और रिलेटिव्स हों, सबने साथ में मिलकर पुल किया जो जिनकी पॉसिबिलिटी थी, जो जिनमें। प्लस क्या था कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत चीज़ अपने कंट्रोल में है नहीं लाइफ, तो अगर हम उस पर क्रिब करेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। और इन सब को आप लेके तभी चल सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य आपके साथ है। तो मैंने एक नियम बनाया, आज मैं शायद पहली बार कहीं ये बोलूँगा कि मैं लास्ट शायद क्लास 9 में ना किसी भी मंदिर में गया होगा तो कुछ मांगा होगा, ठीक है। तो मेरा एक ही था कि भैया 3 स मेरे लाइफ में होने चाहिए,
मैं किसी भी सिचुएशन में रहूं, 3 स होते, एक सुखी, स्वस्थ और साथ। तो Nice. और बाद में वो बन गया हेल्थ, हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस। Nice. सो आप HHT बोल सकते हैं या H2T बोल सकते हैं। मैंने कभी उसे फ्रेमवर्क की तरह नहीं बनाया, वो मेरे लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। हाँ. और आज भी मैं सुबह जब उठता हूँ ना, आफ्टर माई मेडिटेशन सेशन, हाँ. आफ्टर माई वॉकिंग सेशन एंड रीडिंग सेशन, द ओनली थिंग आई प्रे फॉर इज दिस 3 स इन लाइफ, कि आई माइट बी गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, आई माइट बी गोइंग थ्रू टर्बुलेंट टाइम, जो मैंने आपको बताया। इतने इंस्टेंसेस हुए, शायद अगर मैं अब रिफ्लेक्ट बैक करें तो जब मैं इन चीज़ों से जा रहा था, कई बार मैं आपसे भी मिला हूँगा, आपको कितनी बार फील हुआ कि मैं उससे जा रहा था। इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक बार लाइफ एडवेंचरस है, वो पाथ बम्पी है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि यस आई हैव टू बी ऑन दैट पाथ, एंड आगे तो टनल के बाहर लाइट है, तो आप चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं इंजॉय करने लगते हैं। तो भगवान जैसे भी हम हैं, हमें सुखी रखो, हमारी थॉट्स को ऐसे रखो कि ठीक है, टर्बुलेंट टाइम से तो क्या हुआ, हम आगे कर लेंगे। और स्वास्थ्य के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण और समय देना होता है। तो आज से 15 साल पहले जब मुझे ये और भी ज़्यादा फील हुआ, मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बदलाव किया। मेरे सुबह के 2.5 घंटे हैं जो मैं समझता हूँ कि कुंजी है पूरे मेरे लाइफ की। मेरा दिन स्टार्ट होता है 4 से 5 किलोमीटर वॉक, फॉलोड बाई 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, योगा और माइंडफुलनेस, और उसके बाद 45 मिनट ऑफ बुक रीडिंग या कभी पॉडकास्ट या कुछ भी। बट ये हमारे सुबह के 2.5 घंटे हैं, और मुझे लगता है ये मुझे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से स्ट्रेंथ देता है कि मैं दिन भर वो स्माइल और वो खुशी की ठीक है हम कर लेंगे, जो भी है समय आएगा हम उससे बाहर निकल जाएंगे या अच्छा कर लेंगे, वो शक्ति देता है। एंड आई थिंक दिस फ्रेमवर्क HHT हैज़ बीन वेरी क्लोज टू मी, एंड वो मुझे ड्राइव करता है बहुत बुरी तरह। तो मतलब लवली लवली। दोस्तों, मैं ना काफ़ी टाइम से अल्केश को बोला यूट्यूब चैनल चालू करो, बिकॉज हर तरह के गधे लगे हुए हैं। सॉरी, गधा भी अच्छा ही जानवर है भाई, ऐसी बात नहीं, गाली नहीं है वो। बट आप लोग जैसे लोग अगर नहीं करेंगे तो सही नॉलेज, सही विजडम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। मैंने अजय भैया को परस्यू किया था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि अल्केश भी अपना यूट्यूब चैनल चालू करे, तो आप कमेंट में लिखिए यू शुड स्टार्ट अल्केश, बोलिए इनको यू शुड स्टार्ट अल्केश, सो दैट ही स्टार्ट्स हिज यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट शेयरिंग हिज नॉलेज एंड विजडम, जो कि आपको करनी चाहिए सबके साथ में। होपफुली यस विवेक, आप हमेशा इंस्पायर करते हैं, तो शायद ये इंस्पिरेशन मैं आपसे लेके जल्दी ही चालू कर पाऊँ। लवली, थैंक यू। तो थैंक यू अल्केश फॉर दिस लवली कॉन्वर्जेशन। मज़ा आया, बहुत सारी बातें हैं जो शायद मैं भी नहीं जानता था आपके बारे में जाना है, तो इट इज़ रियली डिलाइटफुल टू नो यू एंड हैव यू अराउंड अस एज अ Pleasure was mine, Vivek. Yeah. Always with you. The time like passes by and feels so great. कि आप बहुत कम लोग हैं जिसके सामने आप खुल के शेयर भी कर सकते हो. जी. So you are one of those guys. So thank you for having me here today. Thank It was you. really delightful. थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, ये थे अल्केश अग्रवाल, एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, फिलोसोफर, गाइड, फ्रेंड्स, आपको जो बोलना बोल लीजिए। बट हाँ, आपकी लाइफ में एक अल्केश अग्रवाल का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लाइफ में अजय भी ए है, ए अल्केश अग्रवाल ए, मेरे लाइफ में ए बहुत ज़रूरी हो गया। तो देखिए, ढूंढिए, मिल जाएगा कोई ना कोई, और ओपन टू लर्निंग, और बहुत सारी लर्निंग अल्केश ने हमको दिया है। पेन डाउन कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए, फॉलो करिए। मैं तो करता हूँ फॉलो, खासकर ये सुबह वाला रूटीन अल्केश का मैंने अडॉप्ट कर लिया, और मैं भी pretty much वही करने की कोशिश करता हूँ जो अल्केश ने मुझे सिखाया करने के लिए। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक, रियली अप्रिशिएट। जैसा कि मैंने कहा था कि ये वीडियो मैं अपने लिए बनाता हूँ, मेरे बच्चों के लिए बनाता हूँ, ताकि वो सब ये सब नॉलेज गेन कर सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे जीवन में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाने के लिए। तो आई होप यू लाइक इट। अपने बच्चों को दिखाइएगा ज़रूर से, शेयर करें ना करें, कम से कम फैमिली मेम्बर्स तक इस तरह के कंटेंट को लेके जाइए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।